भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता विश्व की सबसे विशाल पार्टी, सबसे लोकप्रिय पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूत ईंट है जो इस संगठन की नींव रखता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं सदस्यता लेकर संगठन पर्व का उद्घोष करा है। आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ कि यदि आप विकसित भारत चाहते हैं, सशक्त भारत चाहते हैं, सुदृढ़ भारत चाहते हैं तो 8800002024 पर मिस्ड कॉल देकर सदस्य बनिए और भाजपा परिवार का अभिन्न अंग बनिए। धन्यवाद। बीजेपी के साथ आपकी अलायंस? कतई नहीं। मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। अगर हम देखें लीडर पीस में आ रहे पीडीपी में राहुल गांधी का यहाँ दौरा हो रहा है, बीजेपी ने कहा है कंपल्शन नॉट चॉइस, ये अलायंस हुआ है, उसका जो रीजन है आपको? अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर खासकर जैसे आपको इधर लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है तो अलायंस का तो। मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। बहुत बुरी, मतलब बहुत दुख की बात है कि शक्ति कायदा जो उद्धव जी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसमें देशमुख साहब ने ये बिल आगे लेके गए थे। उनकी सुझाव बहुत अच्छे थे उस बिल में और उन्होंने ये प्रस्ताव किया था। और उसके बाद बंटी पाटिल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री थे, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो सब ने मिलकर ये शक्ति कायदा लाया था। और सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे जी जो आज राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी उस कमेटी में थे। तो सबका सलाह लेके ये बहुत अच्छा कायदा देशमुख साहब ने लाया था और सब ने दिल्ली भी भेजा हुआ है, लेकिन तब मोदी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज एनडीए की सरकार दिल्ली में है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। आप इसको किस तरह से संसद में फॉलोअप करेंगी? मैं खुद देशमुख साहब को विनती करूंगी कि देशमुख साहब अगर सब नेताओं गण को, सारे जो इंडिया अलायंस के नेता है उनको अगर जब खत लिखे तो जब पार्लियामेंट नवंबर में शुरू होगा तो मैं देशमुख साहब को विनती करूंगी वो दिल्ली आए, सब बड़े नेताओं से हम लोग मिलेंगे। हम पवार साहब को विनती करेंगे कि इंडिया अलायंस की वो मीटिंग बुलाए, सबसे शक्ति कायदा के बारे में बात करे। उसके बाद हम सब इंडिया अलायंस से उनसे बात करके विनती करेंगे कि हम लोग साथ जाके इस देश के जो होम मिनिस्टर है उनसे मिले और उनको विनती करें कि ये बिल ला दे। अगर देखेंगे तो लास्ट 24 आवर्स में मैनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम धरण बारिश हुआ है और हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 46.5 मिलीमीटर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। अभी अगले 48 आवर्स के लिए लाइट टू मॉडरेट रेन रहने का संभावना है। कुछ कुछ जगह में हल्का से मध्यम धरण बारिश होने का संभावना है, लेकिन 4 सितंबर से आगे बारिश बढ़ने का संभावना है। एक लो प्रेशर एरिया बनने का संभावना है वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल अराउंड 5 सितंबर। तो इसके कारण से 4 तारीख से बारिश बढ़ने का संभावना है। 4 तारीख को हल्का से मध्यम धरण बारिश अनेक स्थान में होने का संभावना है और 5 तारीख में हल्का से मध्यम धरण बारिश अनेक स्थान में होने का संभावना है। उसका साथ भारी बारिश एक आध जगह में होने का संभावना है, जैसे मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर एंड गजपति डिस्ट्रिक्ट में।
और 6 तारीख में भी अनेक स्थान में हल्का से मध्यम धरण बारिश होने का संभावना है। उसका साथ भारी बारिश एक आध जगहों में होने का संभावना है, जिससे कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, गंजाम एवं गजपति जिला में। और 7 तारीख 8 तारीख में भी बारिश कंटिन्यू रहेगा। मोस्टली बारिश हल्का से मध्यम धरण बारिश रहने का संभावना है। मेनी प्लेसेस में मोस्टली ज़्यादातर बारिश रहेगा हमारा दक्षिण उड़ीसा में। अब तक सीजनल रेनफॉल कितना रिकॉर्ड किया गया है? अब तक जो सीजनल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 837 मिलीमीटर अगेंस्ट द नॉर्मल 931 मिलीमीटर। अभी भी जो हमारा डिपार्चर है नेगेटिव साइड में है, 10% डिपार्चर अभी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का ये परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। कहा है कि बीजेपी और आरएसएस वाले लोगों को कान पकड़ के देश भर में जाति आधारित गणना करवाएंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें करवाना ही पड़ेगा। देखिए, वो लोग जिस बात की बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है, मैं कहना चाह रहा हूं लालू जी से और उनके पुत्र तेजस्वी जी से कि आप यह बताइए कि जब लोकसभा में आरक्षण पे चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब सबमिट कर दिया था, तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन नेता राजीव गांधी जी पानी पी कर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहां यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहां भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं लालू जी ने पहले लगातार लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के उस ऐसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? आरजेडी, लालू जी, तेजस्वी, कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी है, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। वो लोग गरीब विरोधी हैं। ये सदस्यता अभियान का संगठन महापर्व है और इस संगठन महापर्व विकसित बिहार, विकसित भारत का नींव रखेगा। हर घर में
उस नींव की ईंट हम लोग लाएंगे, सदस्य बनाएंगे, बुलंद विकसित इमारत भारत का बनाएंगे। ये संकल्प हमारा है और ये संकल्प को पूरे बिहार के अंदर जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उससे बिहार को मुक्त करने का अभियान चलाएंगे। ऐतिहासिक पल है हमारे लिए कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और हम लोगों को सदस्यता अभियान का सौभाग्य से भागीदार मिले। ये अपने आप में अनोखा कार्य है हमारे लिए। लगभग 1.5 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और करोड़ों की संख्या में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य बने। देखिए, मेरी याददाश्त में तो इस प्रकार की परिस्थिति तो पहली बार आई कि जब 3 तारीख निकल गई उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन फिलहाल हमने विधानसभा के सत्र के दौरान हमने चर्चा के लिए नोटिस दिया है और मुझे पूरा भरोसा कि उसमें चर्चा करके जो है सारे तथ्य हम सामने रखने की स्थिति में हो पाएंगे। सर, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो गारंटीज हैं, क्या उसका भी असर है? वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो फेल होगी खड़ा। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो गारंटियां दी थी राहुल गांधी जी ने, एक नया एक रिवाज शुरू किया था और वो खटाखट होकर के बंद होता दिख रहा है। और हिमाचल पहला उदाहरण है और बाकी राज्यों को भी सारी चीज से सीख लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जहां अभी 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो नहीं पाया और वहां गारंटियां तो लागू करने की स्थिति में हो नहीं पाई, लेकिन आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई कि कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारी जो सैलरी के बाद जो हमारे पेंशनर्स हैं जो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए है, जिससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी सबक सीखना चाहिए। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंड्री कुरंगेल लावा जो थाना किरंदुल अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरबार डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर पेट्रोल की टीम एवं सीआरपीएफ 111 230 यंग प्लाटून की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303, फैक्ट्री मेड वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी पृथक से दी जाएगी। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज सुबह 10:30 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 9 वर्दीधारी माओवादी के डेड बॉडी, साथ SLR 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन और नक्सल का दैनिक उपयोग सामग्री और कैंप सामग्री बरामद किए गए थे। अब तक कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई है। आसपास इलाकों में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और संपूर्ण डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। सर, इस बार मानसून में भी बड़ी सफलता देखने को मिल रही है, क्या कुछ? वर्ष 2024 में मानसून की अवधि में भी लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है। खासतौर पर अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन संचालित करने के परिणाम स्वरूप विगत 2.5-3 महीने में 35 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और उतना बड़ी संख्या में माओवादियों के गिरफ्तार भी किए गए थे। और माओवादियों के ऊपर बढ़ते दावों को देखते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नक्सल संगठन छोड़ कर आत्मसमर्पण भी कर रहा है। पूर्व में भी नक्सलवादी अभियान मानसून की अवधि में संचालित की गई थी, लेकिन वर्ष 2024 में इसका और बेहतर रणनीति के साथ क्रियान्वयन करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा सफलता सकारात्मक परिणाम हमें देखने के लिए भी मिला है। Battalion Arakonam. As you all know,
the present flood situation in Andhra Pradesh, 26 NDRF teams have been deployed in Andhra Pradesh, out of which 3 NDRF teams have been dispatched from this battalion, that is 4th Battalion NDRF Arakonam, on September 1st, 2024. The remaining 23 teams have been deployed from various other battalions of NDRF. The details are as follows. 3 teams from 3rd Battalion NDRF, Mundali, Orissa, 9 teams from 10th Battalion NDRF, Vijayawada, and 4 teams from 5th Battalion NDRF, Pune, and 3 teams from 9th Battalion NDRF, and 4 teams from 13th Battalion NDRF. Few of these teams have been airlifted from Pune and other places. The teams are specially trained in floodwater rescue operations, and they have carried floodwater rescue equipments like inflatable boats and various cutting equipments like chainsaw, RR saw, etc. They have also carried advanced communication equipments like quick deployable antenna, satellite phones, VHF and HFS sets along with them to maintain uninterrupted communication. The senior officers of NDRF are closely monitoring the situation in coordination with the state agencies. Search and rescue dogs are also kept on standby to manage any kind of untoward situation. The NDRF teams on the ground are performing exceptionally, and they will provide necessary assistance to the state government and will help and rescue and evacuation of all the victims. Thank you. Jai Hind. कौन क्या टिप्पा टिप्पणी करता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको अपनी जनता से लेना देना है। और ये जो पहला जो हम निकल रहे समस्तीपुर या हर जिले हम जाएंगे, बिहार का दौरा करेंगे, तो पहला जो है कार्यकर्ता संवाद है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो है पब्लिक के बीच में, पब्लिक के साथ एक राउंड और बिहार में हम लोग घूमने का काम करेंगे। चाहे पब्लिक मीटिंग हो या पदयात्रा हो, वो अलग नवंबर और दिसंबर के माह में होगा। अभी का जो यात्रा है वो तो पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कैडर जो है, उन सब लोगों से संवाद करने। लालू जी ने आज कार्ड सेंसर, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान बनाने का। उस दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है, अनेकों काम हो रहे हैं, और उसी की एक कड़ी में आज 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का, एक योजना का, एक पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। किसान को अपने उत्पाद का वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। कच्चे माल से चाहे अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, अलग अलग चीजें बने, और उस दिशा में काम करने कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं सामने, जिनके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं, और स्टार्टअप शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन उनको जो आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको धन की जरूरत पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कई बार वो धन मिल नहीं पाता। इसलिए अभी एग्री श्योर निधि बनाई गई है। इसमें ऐसे स्टार्टअप्स जो सफलतापूर्वक शुरू तो हो चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनको फंड्स मिल सकेंगे, पैसे मिल सकेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कृषि के लिए भी, किसानों के लिए भी, ऐसे स्टार्टअप्स के लिए भी। नए नए आइडियाज आएंगे तो वैल्यू एडिशन करेंगे, और अद्भुत काम कर रहे हैं कई स्टार्टअप्स। दूसरा, एग्री इंफ्रा फंड जैसे फसल की कटाई के उपरांत हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं थे, जैसे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चैम्बर, अलग अलग तरह की संरचनाएं जहां फसल के उत्पाद को रख सकें। इस दृष्टि से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था कोविड के दौरान, 1 लाख करोड़ रुपए का। मुझे बताते हुए खुशी है कि 78,000 करोड़ रुपए का निवेश हो गया, और ऐसी 75,000 संरचनाएं बन चुकी है, और लगातार
ये फंड और 4 नए विस्तार के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी जो निवेश करता है उनको एक ही स्थान पर सारे निवेश से संबंधित सूचनाएं, जानकारियां मिल जाए और वो अपना ढंग से निवेश कर सके, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी 4 नए प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं जो अभी विस्तार से बताए गए थे। जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग तो कर सकते थे लेकिन सेकेंडरी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते थे। मतलब आटा बनाए लेकिन आटे के बिस्किट अगर वो बनाता था तो उसके लिए पैसे नहीं देते थे। तो ऐसी कई चीजें जोड़ी गई है। अब ये निवेश पोर्टल भी निवेशकों को बहुत सहायक सिद्ध होगा। मिचिल 5000 से ज्यादा लेडीज लोग कर रहा है, हम लोग भी सपोर्ट कर रहा है। झाड़ू मिचिल, ममता शुड गो। बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सपोर्ट कर दिया। और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए, वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे कॉन्विक्शन होगा? वो 7 पॉइंट में पूरा कमा रहा है। जैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, आरजीकर में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, फांसी किसको देगा? सबूत के ऊपर तो होगा, देश का कानून है। मेरा जो सुझाव है साफ के साफ एविडेंस डिस्ट्रॉय का खिलाफ है। ये आरजीकर में एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है, मेरा सुझाव मान लीजिए, मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लीजिए। वो तो सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का मालूम। खुद सीएम ने बताई बीएनएस में नहीं है तो हम लोग एक्सेप्ट करेगी। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन को रिजेक्ट किया। वो ठीक है, आगे क्या करेगा उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ममता बनर्जी। शी शुड इंप्लीमेंट दिस बिल within stipulated period, within early date. She should step down. She is the main reason for this state government rape and murder by our sister and daughter, doctor in the RG-Kar. ठीक है, step down. Mamta should step down. She is the main person. ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं। इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं, ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज़ पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं, यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आइन या लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलरेडी न्याय संहिता के ऊपर न्याय संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए, ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया। लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये कैंसिल। थैंक यू। आदमखोर भेड़ियों का लगातार आतंक जारी है, तो कई लोगों की मौत हो चुकी, बच्चे भी कई मौत हो चुकी। वहीं वन मंत्री कह रहे हैं कि पिछले मुताबिक इस बार कम मौतें हुई। नहीं, देखिए, जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। आज आपकी मीटिंग हुई है, पार्टी की पीएससी और एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हुई और उसके अंदर घोषणा पत्र के अधिकतम बिंदु हमने फाइनल करे हैं। जैसे किसान की फसल खराबे में जो फैसला हमने 4 साल पहले किया था कि 7,000 को बढ़ाकर 15,000 रुपया प्रति 1 एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, पार्टी आने वाले भविष्य के अंदर उस 15,000 को बढ़ाकर भी 25,000 रुपये प्रति एकड़ करने का काम करे। इसी प्रकार से टीचिंग में, चाहे वो स्कूल टीचिंग हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचिंग, पार्टी की पीएससी ने ये अप्रूव किया है कि
गवर्नमेंट बनने पर 50% टीचिंग पोस्ट हरियाणा प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएगी, जिससे महिला टीचर की संख्या बढ़े और जो घटनाक्रम बारी बारी छेड़छाड़ के, मोलेस्ट्रेशन के, रेप के होते हैं, जब महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं वो वातावरण हमारी बेटियों को सुरक्षा का भी इंस्टीट्यूशन में मिलेगा। अनेक और बिंदु हैं और नॉमिनेशंस के दौरान ही पार्टी कंसोलिडेटेड अपना घोषणा पत्र लाने का काम। टिकटों के लिए 17 जिलों पर चर्चा हुई है। बचे 5 जिलों की बैठक कल है। कल शाम से पहले, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के साथ भी कल बैठक है, उनके साथ जो 20 सीटें कौन कौन से जिले में फाइनल करनी है वो कर पार्टी कल देर शाम तक पहली सूची अपनी घोषित कर